अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है और मैं एज अ चीफ़ टेक्निकल ऑफिसर काम कर रहा हूँ एनर्जी के साथ। आज मैं आपको एक प्रोडक्ट का ओवरव्यू दूंगा जो हमारे पास एक न्यू प्रोडक्ट ऐड ऑन हुआ है हमारी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के अंदर, जिसका नाम है RG2 सीरीज़, जो स्टार्ट होता है 75 किलोवाट से लेके और रेंजेस अप टू 136 किलोवाट। इसमें हमारे पास 75 किलोवाट, देन 100 किलोवाट, देन 110 किलोवाट, देन 125 किलोवाट इन स्टॉक अवेलेबल है। राइट नाउ हम 136 किलोवाट इंपोर्ट नहीं कर रहे, कंसिडरिंग द डिमांड फ्रॉम द मार्केट। आपके इल्म में होगा कि पहले हमारे पास जो कमर्शियल रेंज के लिए एक सीरीज़ अवेलेबल था, दैट वाज R सीरीज़। R सीरीज़ और RG2 सीरीज़ के अंदर डिफरेंस क्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले जो हमारे पास सीरीज़ आता था दैट इज़ R सीरीज़, उसके अंदर भी 75 किलोवाट, देन 100 किलोवाट और 110 किलोवाट के इन्वर्टर्स हम लोग इंपोर्ट करके अपने कस्टमर्स को सप्लाई कर रहे थे। अगर इनकी मेजर डिफरेंस की बात करें DC साइड MPPT स्पेसिफिकेशन की, जो हमारे पास R सीरीज़ था, लेट सपोज के 110 किलोवाट, उसके अंदर 10 नंबर ऑफ MPPTs अवेलेबल थे और पर MPPT जो करंट था दैट वाज 26 एम्पेयर IMP और उसका जो शॉर्ट सर्किट करंट था दैट वाज 40 एम्पेयर। अब जो मेरे सामने ये सीरीज़ पड़ा हुआ है RG2 सीरीज़, इसमें 125 किलोवाट का मॉडल है जो आपके सामने रखा हुआ है। इसके अंदर अगर 110 किलोवाट की हम बात करें, उसके अंदर भी 10 नंबर ऑफ MPPTs आते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब DC साइड पे जो MPPTs हैं उनकी स्पेसिफिकेशन और ज़्यादा इन्हांस हो गई है। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रीवियस मॉडल के साथ कंपेयर करूं, अब इस रेंज के अंदर जो 110 किलोवाट है वो आपको सपोर्ट करता है 40 एम्पेयर IMP मैक्सिमम पॉसिबल करंट, और शॉर्ट सर्किट करंट की बात करें तो वो सपोर्ट करता है 50 एम्पेयर। तो इससे सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये है कि लेट सपोज कि आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर डिफरेंट करंट रेटिंग के पैनल्स अवेलेबल होते हैं। बायफेशियल पैनल कॉमन है मार्केट के अंदर, इसी तरह हायर करंट और लो करंट के वेरिएंट्स के पैनल्स अवेलेबल होते हैं। लेट सपोज कि अगर आप कोई हाई करंट पैनल यूज़ करते हो जिसका IMP करंट है 17 एम्पेयर्स, अगर वो आप किसी प्रीवियस मॉडल या जिस तरह मार्केट के अंदर दूसरे इन्वर्टर्स अवेलेबल हैं, एक फेमस इन्वर्टर है एक 115 किलोवाट का जिसका IMP करंट जो सपोर्ट करता है 30 एम्पेयर है और उसका जो पर इनपुट जो करंट है दैट इज़ 20 एम्पेयर। मींस कि अगर आप एक इनपुट उस MPPT का यूज़ करेंगे तो आप 17 एम्पेयर का पैनल इजीली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास सिनेरियो ऐसा आता है कि लेट सपोज 115 किलोवाट का आप इन्वर्टर यूज़ कर रहे हो टू अचीव द डिज़ायर्ड DC to AC रेशियो, लाइक लेट सपोज आपने 1.25% मोर देन द रेटिंग ऑफ द इन्वर्टर अगर आपने उसके ऊपर DC पावर कनेक्ट करनी है, तो उस सिनेरियो के अंदर जैसा कि उस इन्वर्टर के अंदर भी 10 नंबर ऑफ MPPTs हैं, तो देयर इज़ अ चांस कि आपने 1 से 2 MPPTs ऐसे होंगे जिनके दोनों इनपुट यूज़ करने होंगे। अगर उस इन्वर्टर के साथ मैं 2 स्ट्रिंग्स दोनों यूज़ करता हूँ MPPT की और उसकी रेटिंग है 30 एम्पेयर्स, मींस के 15 एम्पेयर एक इनपुट के ऊपर, 15 एम्पेयर दूसरे इनपुट के ऊपर, तो होगा क्या, लेट सपोज 17 × 2 आपको हो जाता है 34 एम्पेयर। तो उसके अंदर देयर इज़ अ चांस क्या जब भी स्ट्रिंग की साइड से मैक्सिमम करंट आएगा 17 एम्पेयर × 2 34, तो आपके पास 4 एम्पेयर की पावर क्लिपिंग होगी। लेट सपोज 4 एम्पेयर और उस टाइम पे आपका DC साइड का जो वोल्टेज है दैट इज़ 800 वोल्ट, तो तकरीबन आपके पास 3.2 किलोवाट पर MPPT आपका DC पावर क्लिपिंग लॉस जिसे कहते हैं वो होगा। अगर आप 2 MPPTs ऐसे हैं जिस पे 2 स्ट्रिंग्स यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास अराउंड 6.5 to 7 किलोवाट का लॉस हो रहा होगा। वाइल अगर आप 125 किलोवाट RG2 सीरीज़ का इन्वर्टर यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जो MPPT है दैट इज़ डिज़ाइन टू हैंडल 40 एम्पेयर मैक्सिमम पॉसिबल करंट और 50 एम्पेयर शॉर्ट सर्किट करंट। आप कोई सा भी अवेलेबल मार्केट से कोई भी अगर पैनल पिक कर लेते हैं और वो इसके साथ यूज़ करते हैं तो आपका DC पावर क्लिपिंग का लॉस का चांस नहीं रहता। इसी तरह आपके पास मींस के एक वाइड रेंज होगी कि आप इन्वर्टर के MPPTs के साथ प्ले कर सकते हैं। अगर इस इन्वर्टर की DC साइड की वोल्टेज की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये इसकी स्टार्ट रेंज होती है 200 वोल्ट अप टू 1000 वोल्ट और ये रेटेड है 1100 वोल्ट। मींस कि आपने जो भी स्ट्रिंग साइजिंग करनी है फ्रॉम 200 वोल्ट अप टू 1000 वोल्ट। 200 वोल्ट से आपको ये फ़ायदा रहता है कि अर्ली इन द मॉर्निंग आपका इन्वर्टर फंक्शनल हो जाएगा और उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, और लेटर इन द इवनिंग मींस कि आपका जो ऑपरेशनल टाइम है वो इनलार्ज हो जाता है। मींस कि लॉन्ग रन के लिए आपका इन्वर्टर काम कर रहा होता है एज़ कम्पेयर टू द कोई इन्वर्टर हो जिसका स्टार्टिंग वोल्टेज स्टार्ट फ्रॉम 250 वोल्ट और 300 वोल्ट। उसमें उस टाइप का इन्वर्टर आपका लेट इन द मॉर्निंग स्टार्ट होगा और अर्ली इन द इवनिंग आपका ऑपरेशन टाइम से मींस के प्रोडक्शन से वो कट ऑफ हो जाएगा। अगर हम इसके AC साइड के कनेक्शंस की बात करें तो इन्वर्टर के राइट हैंड साइड पे कनेक्शन, ये जो कैबिनेट है यहाँ पे आप इसके AC कनेक्शंस को टर्मिनेट कर सकते हैं
आप इसके बॉटम साइड पे देखेंगे कि आपके पास दो इनपुट वायर करने के लिए कनेक्शन पॉइंट्स हैं। एक है आप जहाँ पे 3 फेस लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 का कनेक्शन करते हैं और इसके बॉटम एक और आपको प्रोविज़न दी गई है जहाँ से आप अर्थिंग की केबल इंसर्ट करते हैं। अक्सर कस्टमर ये सवाल करते हैं कि क्या इस इन्वर्टर को हम बगैर न्यूट्रल के ऑपरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बिल्कुल आप इस इन्वर्टर को बगैर न्यूट्रल, टू सेव द कॉस्ट ऑफ द केबल्स, लेट सपोज आपने एक 4 कोर का केबल लिया, उसमें से 3 कोर्स आपने लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 के लिए यूज़ कर लिया, जो 4th कोर है आप उसी को आप अर्थिंग के लिए यूज़ करके अपने इन्वर्टर को ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन उस सिनेरियो के अंदर आपने मेक श्योर करना होगा कि आपका अर्थिंग प्रॉपर हुआ हो। अक्सर कस्टमर्स क्या करते हैं, एक तो एसी साइड की केबल के लिए भी अंडर साइज केबल यूज़ कर रहे होते हैं और दूसरा अर्थिंग लाइक 2.5 mm, 6 mm या 10 mm। आपने मेक श्योर करना है कि हाफ ऑफ द साइज़ ऑफ द केबल जो आप कंडक्टर लाइन के लिए यूज़ कर रहे हो उसी साइज़ का आप पोटेंशियल अर्थ या फिर न्यूट्रल यूज़ करें। अगर बॉटम साइड पे बात करें फॉर द कैसे मैं इस इन्वर्टर की रिमोट मॉनिटरिंग ले सकता हूँ, आप नीचे बॉटम साइड पे देख सकते हैं कि एक USB कनेक्शन पोर्ट अवेलेबल है जिसके साथ आप डोंगल यूज़ करेंगे, स्मार्ट डोंगल। जो डोंगल इस इन्वर्टर के साथ सप्लाई किया जाता है दैट इज़ दिस वन। और इसके अंदर 2 फीचर्स आपके पास अवेलेबल हैं। वन इज़ कि आप डायरेक्टली इसको वाईफाई के साथ कनेक्ट कर लें। दूसरा, अगर आपका वाईफाई राउटर इज़ फार अवे फ्रॉम द इन्वर्टर, अगर आपके उसकी लोकेशन, आपके पास सिग्नल स्ट्रेंथ इज़ नॉट इनफ, तो आप इसके साथ जो कैट 5 या कैट 6 का केबल आता है, आप फिज़िकल फास्ट ईथरनेट का कनेक्शन इसके साथ प्लग इन करके यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा आप बॉटम पे एक चीज़ और देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन कनेक्टर जो है इसका, उसके थ्रू लेट सपोज़ कि अगर आप मल्टीपल इन्वर्टर्स आप यूज़ कर रहे हैं साइड के ऊपर, आपने डेजी चेन बनाना है डिफरेंट इन्वर्टर्स का, तो उसके लिए RS485 कनेक्शन पोर्ट अवेलेबल है और उसके अंदर आप DI/DO सिग्नल्स का भी पोर्ट अवेलेबल है। डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो आप उस कम्युनिकेशन कनेक्टर पोर्ट को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप इसके फ्रंट साइड पे देखें तो इसके अंदर 4 इंडिकेशन लाइट्स हैं। सबसे जो लेफ़्ट साइड पे है फर्स्ट वन, वो आपको इंडिकेट करता है इन्वर्टर का स्टेटस DC साइड का। सेकेंड वन फ्रॉम द लेफ़्ट इज़ फॉर द AC साइड। थर्ड वन फ्रॉम द लेफ़्ट इज़ टू इंडिकेट द PID रिकवरी, जो इसके अंदर बिल्ट इन फंक्शन है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और जो लास्ट वन है दैट इज़ फॉर द अलार्म। लेट सपोज कि अगर कोई भी इन्वर्टर के ऊपर अलार्म इंडिकेट होगा तो लास्ट इंडिकेशन लाइट आपका ब्लिंक कर रहा होगा। फर्स्ट वन, अगर लेट सपोज कि ये स्टेबल चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका इन्वर्टर ग्रिड टाइड मोड के अंदर ठीक से काम कर रहा है और ग्रिड के साथ कनेक्टेड है। सेकंड वन, नॉर्मल कंडीशन के अंदर पहला इंडिकेशन लाइट और दूसरा इंडिकेशन लाइट स्टेबल ऑन होता है, मींस कि आपका इन्वर्टर ग्रिड कनेक्टेड स्टेटस के अंदर है और वो प्रोडक्शन कर रहा है। लेट सपोज कि अगर आपका पहला इंडिकेशन लाइट ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है लेकिन उसका वोल्टेज अराउंड 200 वोल्ट, बट आपका इन्वर्टर ग्रिड टाइड मोड के अंदर नहीं है। सेकंड LED अगर इंडिकेशन लाइट अगर आपका बंद है, इसका मतलब ये है कि इन्वर्टर इज़ नॉट सेंसिंग द AC साइड, मीन्स हो सकता है कि आपने AC साइड का ब्रेकर ऑफ किया हुआ है। अगर ये सेकंड LED लाइट ब्लिंक कर रहा है, मीन्स कि आपका इन्वर्टर ग्रिड टायर्ड मोड के अंदर नहीं है। सो यू हैव टू चेक के व्हाट्स रॉन्ग विद द इन्वर्टर। अच्छा, जब आप इन्वर्टर को ओपन करते हैं तो इन्वर्टर के पैकेज के साथ क्या क्या चीज़ें डिलीवर होती हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। इसका माउंटिंग ब्रैकेट, ये इसके 3 प्लेट्स होते हैं। नंबर 1 एक लेफ्ट हैंड ब्रैकेट होता है, राइट हैंड साइड का कनेक्टिंग प्लेट होता है और फिर सेंटर में इन दोनों प्लेट्स को कनेक्ट करने के लिए सेंटर प्लेट होता है। उसके बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इस इन्वर्टर के साथ आपको एक वाईफाई डोंगल या फिर आप लैन, दोनों 2-in-1 डोंगल आपको सप्लाई किया जाता है। उसके बाद ये कम्युनिकेशन कनेक्टर का पैकेज सप्लाई होता है इन्वर्टर के साथ। और उसके साथ आपको, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस इन्वर्टर के अंदर 20 नंबर ऑफ इनपुट्स हैं और 10 नंबर ऑफ MPPTs स्ट्रिंग कनेक्टर्स आपको सप्लाई होते हैं। इसके साथ इसके मेटल कॉन्टैक्ट पॉइंट्स और उसके साथ बोल्ट असेंबली और एक क्विक इंस्टॉलेशन गाइड। अक्सर क्विक इंस्टॉलेशन गाइड अक्सर साइट पे आपको यूज़र मैनुअल की नीड होती है, तो आप जिस तरह क्विक इंस्टॉलेशन गाइड को रीड करेंगे, ओपन करेंगे, तो इसके एक लास्ट पेज पे एक QR कोड दिया हुआ है। आप अपने मोबाइल से उस QR कोड को स्कैन करेंगे और आप इस प्रोडक्ट का यूज़र मैनुअल डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, अगर इस इन्वर्टर के फीचर्स की बात करें, नंबर 1 जो इसका MPPT डिज़ाइन हुआ है दैट इज़ 40 एम्पेयर IMP और 50 एम्पेयर आई शॉर्ट सर्किट करंट। उसके बाद इस इन्वर्टर के साथ आपको PID रिकवरी और आर्क फॉर AFCI फीचर वो बिल्ट इन मिलता है। काफ़ी आपने नोट किया होगा कि काफ़ी दूसरे सप्लायर्स हैं मार्केट के अंदर जो ये फीचर आपको ऑप्शनल दे रहे होते हैं। उसके बाद इसकी अगर इनग्रेस IP रेटिंग की बात करें तो ये इन्वर्टर IP66 रेटेड है। उसके बाद अगर इस इन्वर्टर की स्टैंडर्ड वारंटी की बात करें तो बेस्ट पार्ट इज़ के फॉक्स ESS के जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं RG2 सीरीज़ और दूसरे भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल या हाइब्रिड यूनिट्स, आपको 10 ईयर्स की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है। अगर कमर्शियल यूनिट्स के अंदर मैं दूसरे सप्लायर्स की बात करूं तो मोस्ट ऑफ देम आर गिविंग 5 ईयर स्टैंडर्ड वारंटी। अगर आप उनसे 10 ईयर की वारंटी लेते हो तो यू हैव टू पे सम एडिशनल अमाउंट।
तो फॉक्स के साथ आपको एडवांटेज ये है कि यू डोंट हैव टू पे एनी एडिशनल कॉस्ट और यू आर गोइंग टू गेट 10 ईयर्स रिप्लेसमेंट वारंटी। हमारा कोई रिपेयर वारंटी नहीं है, रिप्लेसमेंट वारंटी फॉर द 10 ईयर्स फ्रॉम द डे वन आप 10 ईयर्स वारंटी ले सकते हैं। फॉर एनी सेल्स एंड टेक्निकल इंक्वायरीज यू कैन रीच अस एट below email address and contact numbers. Thank you so much.